हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। उसका चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु क्या होती हैं? जिसमें धारा और उष्मा का चालन हो जाता है उसको धातु कहते हैं, और जिसमें धारा मतलब करंट और उष्मा नहीं बहती है उसको अधातु कहते हैं। धातु में जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, इस टाइप से एल्यूमिनियम, सभी कॉपर, सब धातु होती हैं। अधातु मतलब जैसे कि लकड़ी, इसमें धारा नहीं बहती है, अधातु कहलाएगी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अधातु कहलाती हैं। ओके, चलिए वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग फिजिक्स से 4 नंबर, केमिस्ट्री से 4 नंबर और बायोलॉजी से 12 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूरे पेपर में मालूम करते हैं 70 नंबर में से। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 7 नंबर वाले क्वेश्चन। मोस्ट IMP वीडियो होने वाली है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो में बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि एंटीमनी है क्या। एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। समझ लें क्या है। धातु जिसमें उष्मा का चालन हो जाए वो धातु है। अधातु जिसमें उष्मा का चालन नहीं होता वह धातु है। उपधातु जैसे कि एंटीमनी आपका या ये उपधातु होती है, मतलब जिसमें धारा का चालन होता है बट ना के बराबर। मिश्र धातु जो कम से कम 2 धातु से मिलकर बनती है वो मिश्र धातु। जैसे कि कॉपर और टिन मिला दिया या जड़न मिला दिया तो कुछ और धातु बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित कौन करता है? तो वो करता है तांबा। अब बात आती है ये होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को कूटेंगे तो वो एक पतली चादर के रूप में बन जाएगी। कोई भी जैसे कि तांबे को कूटते रहो तो चादर बन जाएगी उसकी, तो उसको बोलेंगे आघात वर्धनीयता। तो तांबा इस टाइप से बन जाता है। ओके, लोहा भी बन जाएगा और कॉपर भी बन जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? सामान्य ताप पर ही, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। या फिर कह सकते हैं कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? ठंडे जल के साथ, तो बस सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो देखिए, सोडियम और कैल्शियम देती थी, तो यहाँ पे भी क्या रखा ऑप्शन में? सोडियम। कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 5वां। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो युगल विस्थापन आपका करेगा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। तो देखिए, AgNO3 लास्ट में रखा है तो विलयन एवं कॉपर धातु। AgNO3 का विलयन क्या करेगा? विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, जिंक जो है वो जल्दी क्रिया कर लेती है बट टिन नहीं करती है, तो इसकी वजह से टिन जो है इस पर लेप किया जाता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब क्या है, जिंक जल्दी चिपक जाता है खाने पे, इसी वजह से टिन का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? काफ़ी पूछा जाता। अम्ल से हाइड्रोजन, अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होता है, जो खट्टे होते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन कौन सी नहीं करती है? वो करती है कॉपर। कॉपर नहीं करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अब करती कौन सी है? देखिए, इसमें कॉपर नहीं कर रही थी, Fe करेगी, Zn करेगी, मैग्नीशियम करेगी। तो देख लो तीनों में से कौन सा ऑप्शन रखा है? मैग्नीशियम रखा है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर करेगी। ठीक, ओके फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता धातु। क्या है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो वो निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रम से इतने हैं, तो सबसे कम जिसका होगा उसका वो जो तत्व है अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा। तो देखिए, माइनस का 2.71 सबसे कम वोल्टेज है, तो ये आ गया D का मान, ये आ गया D का मान, ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान। तो ऑप्शन हो जाएगा D। अगला है फफूलेदार तावा में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो फफूलेदार जो तावा होता है वो अच्छा होता है और लगभग 98% उसमें कॉपर होता है। कितना होता है? 98% उसमें कॉपर होता है। नेक्स्ट है कि फफूलेदार कॉपर क्या है? जिसमें 2% की अशुद्धि मिली होती है उसको फफूलेदार कॉपर कहते हैं। 98% तो खुद कॉपर होता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है आपका कि मेट में मुख्यतः होता क्या? मेट में आपका कॉपर सल्फाइड होता है और FeS होता है, मतलब फेरस सल्फाइड होता है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S होता है ताम्र ग्लास का सूत्र। ओके, ये ताम्र ग्लास का सूत्र है, ये कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है, ये कॉपर पाइराइट का सूत्र है, ये कॉपर कार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट है कि कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं फ्रेंड्स। भर्जन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं आगे चल के।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता कहाँ पे? तब वो होता है निस्तापन में। सब पढ़ने वाले हैं आप निस्तापन वर्धन क्या होने वाला आगे चल के। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? देखिए अगर आपको लोहे को जंग से बचाना तो उस पर जिंक की परत चढ़ा दो, टिन की परत चढ़ा दो, आराम से वो बच जाएगा। तो देखिए जिंक की परत चढ़ाकर उसको क्या बचाया जा सकता है? ओके, फ्राइंग पैन से बचाने के लिए ग्रीस लगा कर, पेंट लगा कर, जिंक लगा कर, ये सारी चीज़ें तो क्या है जंग से बचा सकते हैं। बट फ्राइंग पैन एक अलग चीज़ है जिसको केवल जिंक से ही बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा मिश्र धातु क्या है? मुद्रा जो पैसा होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? वो बनती है कॉपर से, जिसमें 95% कॉपर होता है, एसेंटिन 4% होता है, प्लेटिनम 1% होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल है, पीतल धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 2% मतलब कॉपर मिला हुआ होता है, टिन मिला हुई होती है कॉपर में, इसमें पीतल में, और जेडन जिंक मिला हुआ होता है। तो कई सारे धातु से मिलकर ये बनता है पीतल, जिसकी बोलेंगे मिश्र धातु, जो कम से कम 2 धातु से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो देखिए जर्मन सिल्वर का नाम है तो इसमें सिल्वर ही नहीं होती है। ये जी चांदी मतलब सिल्वर नहीं होती है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिल्वर तो इसका खुद का नाम है बट उसमें सिल्वर ही नहीं होती है। नेक्स्ट है कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कांसा किससे बनता है? देखिए कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है अमलगम होते हैं। क्या होते हैं? अमलगम होते हैं। अमलगम विषमांगी मिश्रण होते हैं। एक होते हैं मिश्र धातु, उसी का एक रूप है विषमांगी मिश्रण। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो वह करता है मैग्नीशियम क्लोराइड, विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCO3 का नहीं MgCl का, विलयन और एल्यूमिनियम धातु का। ठीक, ये करता है एक युग्म विस्थापनीय अभिक्रिया। अगला है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या? लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, वो देख लें। देखिए Pb होता है लेड और NO3 होता है नाइट्रेट, तो हो जाएगा लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पढ़ने वाले हम 2-2 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 3 का टॉप लेवल का क्वेश्चन समझने वाले हैं जो काफ़ी आता है बोर्ड एग्जाम में। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए, या फिर पूछेगा कि कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी डेट से ही पता चल रहा है कितना आता है ये पेपर में। तो इसका आंसर ये रहा कि सल्फाइड अयस्क, इसके जो प्रमुख अयस्क पूछे गए हैं वो सल्फाइड अयस्क के नाम पूछे गए जिसमें एस आ जाए। तो देखिए कॉपर ग्लांस इसका सूत्र होता है Cu2S, कॉपर सल्फाइड। कॉपर पायराइट दूसरा होता है क्या? देखिए कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट है कि कॉपर पायराइट CuFeS2। तो इसके 2 सूत्र ये हुए। एक है दूसरा ऑक्साइड अयस्क, कह रहा है कि 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, तो हमने सल्फाइड अयस्क का नाम हमने बता दिया है। कॉपर सल्फाइड है और कॉपर पायराइट है। नेक्स्ट है कि कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूपराइट ये होता है Cu2O। तो आपको सिंपली क्या याद करना है इसमें, आपको याद करना कॉपर ग्लांस का सूत्र, कॉपर पायराइट का सूत्र और क्यूपराइट का सूत्र। ये तीनों सूत्र याद कर लें, आराम से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम टॉप लेवल का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है अयस्क व खनिज को परिभाषित या अयस्क का खनिज में अंतर बताइए। अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए। तो काफ़ी बोर्ड एग्जाम में मालूम किया जाता है। तो देखिए खनिज होते क्या हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। प्रकृति मतलब ये जो पूरी की पूरी कुदरत है, कायनात है, उसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं सब जानते हैं जो ठोस होती हैं, चमक पैदा करती हैं। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। मतलब जैसी कंडीशन में आपको लोहा मिलता है या कोयला मिलता है पृथ्वी के नीचे दबा हुआ, उसको बोलते हैं खनिज। उसे क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। सिंपल थ्योरी है। नेक्स्ट है कि अयस्क और किसको कहते हैं? अयस्क होते क्या हैं? जिस खनिज से किसी धातु को, जिस खनिज से, मान लो ये खनिज है, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम खर्च पर, मतलब कम व्यय पर कम खर्च पर आसानी से प्राप्त कर लिया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम का अयस्क है ये ऑक्साइड है। तो सारे के सारे जो अयस्क होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? खनिज से। और खनिज से क्या बनता है? अयस्क। बट अयस्क से खनिज नहीं बन सकते हैं। चलिए इसके अंतर में इसको समझते हैं फ्रेंड्स। अंतर क्या है इसका?
देखिए अंतर है इसका कि खनिज तथा अयस्क में अंतर। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। देखिए सभी जो अयस्क पैदा हुए हैं किससे बने हैं? खनिज से। तो इसी को कह रहे हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज, ये सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ये इसका डिफरेंस है, ये अंतर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम वर्जन को समझते हैं। वर्जन होता क्या है कि सांद्रित अयस्कों को, सांद्रित मतलब थोड़े गाढ़े हैं, अयस्क मतलब जो प्योर चीज़ होती है किसी धातु की, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे बिना पिघलाए, उसको बिना पिघलाए और गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, मतलब वहाँ पे वायु होनी चाहिए, उपस्थित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। काफ़ी आसान है कि वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और उसके गलनांक के नीचे तक पिघलाने से पहले तक उसको गर्म किया जाना चाहिए सांद्रित अयस्क को, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निस्तापन तथा वर्जन में अंतर समझाइए, अंतर क्या होते हैं? निस्तापन, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति, मतलब वायु वहाँ पर नहीं होती है या कम मात्रा में। निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर, मतलब कम ताप होना चाहिए और वायु नहीं होनी चाहिए, में गर्म किया जाता है। किसको? अयस्क को। कहाँ पर? निस्तापन में। जबकि भर्जन में होता क्या है? भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और क्या होना चाहिए वहाँ पे? वायु उपस्थित होनी चाहिए। वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है किसको? अयस्क को। सिंपली आपको क्या ध्यान पर रखना है कि निस्तापन में वायु नहीं होनी चाहिए और भर्जन में वायु होनी चाहिए। निस्तापन में क्या होना चाहिए? ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और भर्जन में ताप ज़्यादा होना चाहिए। सिंपली इसमें ये डिफरेंस बताया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुमल कहते किसे हैं? समझाइए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। मतलब क्या है कि अयस्क जो है अशुद्धियों को दूर करके निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं, जो बेकार का वेस्ट चीज़ होता है उसको बोलते हैं धातुमल, तो उसे कहते हैं हम धातुमल। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जब क्षारीय गालक Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट अम्लीय अशुद्ध SiO2 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाता है, तो धातुमल के रूप में अलग हो जाता है। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्रिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कराइए तो मैग्नीशियम यहाँ से उठाया, यहाँ से SiO2 बनाया तो मैग्नीशियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से बना कौन? MgSiO3, इसको बोलेंगे धातुमल और CO2 गैस यहाँ से उड़ के निकल जाएगी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। क्या समझें इससे कि अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ निकली हैं वो अशुद्धियाँ एक धातुमल के रूप में निकलते हैं जिसको धातुमल कहते हैं। एक बेकार चीज़ के रूप में निकली जिसको धातुमल कहते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाला समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रगलन कहते हैं किसको हैं? कि निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत या बाद प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर, अब देखिए निस्तापन और भर्जन की क्रिया के बाद में जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है उसके साथ हम कोक मिलाएंगे और उचित गालक मिलाएंगे। अब उसके मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की प्रक्रिया को या पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि अयस्क को क्या पिघलाकर या गलाकर जो क्रिया होती है उसको प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्रिया को बात्य भट्टी में संपन्न करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रगलन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बात्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र इस तरीके से बनता है फ्रेंड्स, इसको समझिए। देखिए क्या होता, हम नीचे से समझते हैं इसको। बात्य भट्टी देखिए, ये जो निचला सिरा है यहाँ से ये जो पिघली हुई धातु है ये यहाँ से बाहर आती है और धातु मल ऊपर तैरने लगता है। क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ये हमारे पास पिघली धातु निकलती है धातुमल डालने के बाद में। तो देखिए हेटियोर होती है, यहाँ से गैसें निकलती हैं और यहाँ पर देखिए लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट इसमें टेम्परेचर होता है और इसकी जो दीवारें होती हैं अग्निशय ईंटों से बनी होती हैं। तो यहाँ पे ईंट लगा हुई है, अग्निशय ईंट का अस्तर लगा हुआ है, यहाँ पे अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है, 700 है, 800 से 1000 है, 1200 है, 1500 हाईएस्ट इसका टेम्परेचर होता है। और देखिए यहाँ से बेकार गैस ऊपर को उड़ के निकल जाती हैं। शंकु फीडर है, ये शंकु फीडर है। यहाँ पर घान डाला जाता है जिसको चार्ज, जिसको हम गलित रूप में पिघलाते हैं और कप एवं कौन व्यवस्था की जाती है इसकी। इस टाइप से इसको बात्य भट्टी को चित्र सहित दर्शा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आघात वर्धिता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए यह कि किस प्रकार के तत्वों का गुण है। आघात वर्धिता होती क्या, देखिए समझिए। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता, मतलब बदलने की क्षमता प्रदान करता। मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, आप उसको हथौड़े से तोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, तो पतली चादर के रूप में बन जाता है, आघात वर्धिता कहलाता है। आघात वर्धिता धातु की एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। मतलब सोने को आप तोड़ेंगे तो पतली चादर के रूप में बन जाएगा, वैसी चांदी होती है। एल्यूमिनियम तथा कॉपर भी उच्च आघात वर्धनीय धातु हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्यूमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सिगरेट के डिब्बी पर देखिए उस पर एक तरीके का चांदी का क्या लेप हुआ होता है, तो उस पर क्या होता है, इसी टाइप से उसको कूट कूट कर पतला कर दिया जाता है। चांदी को बहुत पतला कर सकते हैं आप कूट कूट के आराम से, उसको बोलते हैं आघात वर्धिता। जैसे कि रसगुल्ले पर आता है चांदी का लेप, ठीक उस टाइप से। एक है तन्यता। तन्यता क्या होती है, वे धातुएं जिनके अत्यंत, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपरमेट क्या है। कॉपरमेट कहते किसको है। कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आप क्या करेंगे, कॉपर धातु का निष्कर्षण करेंगे तो क्यूपरस सल्फाइड प्राप्त होगा और फेरस सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम मेट कहते हैं। तो इसको हम मेट कहते हैं, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में नीचे, सबसे नीचे स्थित होती हैं, जैसे कि सोना। सोने पे आप जंगाल नहीं चढ़ा सकते, चांदी पे बहुत मुश्किल से चढ़ती है और आसानी से ये संचारित नहीं हो पाती हैं। तो इसी को बोला गया है कि इनको संचारित नहीं किया जा सकता आसानी से। नेक्स्ट है IMP है, काफ़ी पूछा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताओ। तो पहला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके हैं। लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगा दिया जाए। लोहे की सतह पर क्या पेंट कर दो, तो पेंट करने से लोहे पर जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि यशद लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर। देखिए यशद लेपन की प्रक्रिया को कहते हैं लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत, मतलब जड़न की परत चढ़ा देना, तो क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। जैसे कि बर्तन होते हैं इस पर टेफ्लॉन की परत होती है, यशद लेपन ही कहलाता है वो, तो उससे जंगाल नहीं आती है। तो इस तरीके से आप क्या है जंगाल से बचा सकते हैं लोहे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का। कॉपर की छड़ को AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला सा हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इसको समझाना है। या फिर क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम डालते हैं, तो देखिए क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता, मतलब हटा देता है। श्रेणी में जो Cu का स्थान होता है वो Ag से ऊपर होता है, इसलिए क्या करता है कॉपर Ag को हटा के बाहर फेंक देता है। तो देखिए इसके चित्र से समझ सकते हैं हम। देखिए कॉपर जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर जो है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से ऊपर होता है। इसी वजह से कॉपर इसको निकाल कर फेंक देगा, इसको भी निकाल कर फेंक देगा, इसको भी निकाल कर फेंक देगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है कि ऊपर वाला जो तत्व है अपने नीचे वाले तत्व को अपनी श्रेणी से निकाल के हटा देता है। ओके, यही इसमें बताया गया है। देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी में Cu का जो स्थान है वो Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में निम्नलिखित क्रिया करता है। देखिए कॉपर की छड़ है, ये सॉलिड है, तो इसको AgNO3 के विलयन हम जैसे डालते हैं तो कॉपर आयन में टूटेगा और NO3 नेगेटिव में टूटेगा, जिससे कि आयन पॉजिटिव जो विद्यमान हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है विलयन का रंग नीला सा दिखाई पड़ता है। ओके, इस प्रकार विलयन में क्यूपरिक आयन विद्यमान हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं क्यूपरिक आयन। विद्यमान होने से विलयन का रंग क्या नीला सा हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी मालूम किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो काफ़ी आ चुका है। देखिए कि कॉपर पर सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम करता है। या क्या होता है जब कॉपर को सांद्र गंधक H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए सांद्र H2SO4 के साथ हम क्रिया कर रहे हैं किसी कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। H2SO4 से जब क्रिया करता है कौन करता है, HNO3 क्रिया करता है। ओके, कॉपर से
कॉपर से H2SO4 क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए कॉपर से क्रिया करी किसने, H2SO4 ने, तो कॉपर सल्फेट बना दिया। देखिए Cu यहाँ से उठाया है, SO4 यहाँ से उठा ले तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बना, और यहाँ से SO2 गैस बना ली है, और 2H2 यहाँ से जल बना दिया। तो देखिए वो फॉर्मूले लेने जो फॉर्मूले बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी फॉर्मूला बन जाए वो फॉर्मूला यहाँ पे बना के रख दें। SO2 गैस यहाँ पर उड़ जाएगी बन के, और 2H2 तो जल होता है। ओके, नेक्स्ट है कि सांद्र HNO3 से क्रिया, जब कॉपर सांद्र HNO3 से क्रिया करता है तब क्या बनाता है। काफ़ी ईजी है ये भी, देखिए समझिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व कॉपर नाइट्रेट बनाता है। देखिए कॉपर ने HNO3 से क्रिया करी है तो कॉपर नाइट्रेट बनाया है, CuNO3 का होल ट्वाइस। CuNO3 कॉपर नाइट्रेट होता है, ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया है, और NO2 नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 आया है तो डाई लगाएंगे, और 2H2 तो यहाँ से बने गई। इसकी बैलेंसी हम एक वीडियो में समझाएंगे कैसे कैसे इसकी बैलेंसी हुई है। इसकी बैलेंसी के लिए 4 आया है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, चाहो तो गिन सकते हो। 4H हैं यहाँ पे तो H गिन लें, 2H2 H पूरे हैं, O गिन लें, 2 दूनी 4, 4 O हैं, 2 यहाँ पे 6, 6 और 3 9, 6 6 12 हो गई, 4 तिया 12, 4 तिया 12 O। देखिए 3 दूनी 6 हो तो यहाँ पे हैं, 2 दूनी 4 यहाँ पे हैं, 6 और कितने हो गए 4, 10 10 2 12, तो 4 से 3 की गुणा करते 4 तिया 12, तो इस टाइप से गुणा करके हम पता कर सकते हैं। 4N है तो यहाँ पर 2N यहाँ पे हैं, ओके, और 2 होल N में है तो 2N यहाँ पे हैं, तो 4N। इस तरीके से सारी की सारी बैलेंस इसकी कंप्लीट है। तो देखिए कॉपर की क्रिया HNO3 से कराई है हमने, तो कॉपर नाइट्रेट बनाया है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। तो इस तरीके से क्रियाएँ अभी क्रियाएँ पूछता है, तो आपको क्या है सिंपली इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी पेन उठाकर इसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर गेन कीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस चैप्टर का टॉप लेवल का क्वेश्चन क्या है। देखिए काफ़ी पूछा जा रहा है ये कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम व संगठन का उपयोग दीजिए। इसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से मालूम किया है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिश्र धातु होती क्या है पहले ये देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। जब भाई पिघलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ओके, जब 2 या 2 से अधिक धातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उसको पिघलाकर एक बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ओके, देखिए आगे देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में कि मिश्र धातु बनाते समय यदि धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नर्म धातु प्राप्त होगी, नर्म मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि धातुओं को शीघ्रता से मतलब जल्दी से ही गर्म करके और जल्दी से ही ठंडा कर दिया जाए तो क्या होता है, मिश्र धातु कठोर प्राप्त होती है, भंगुर होती है। इस प्रकार धातुओं के मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग और मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाती है। क्या बात है, क्या बन जाती है, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाती है। इस टाइप की कंडीशन में कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी रचना आप निम्नलिखित देखते हैं ना, देखेंगे नीचे को तो देखिए। और इसमें क्या याद रखना फ्रेंड्स कि देखिए अगर आप किसी मिश्र धातु को तेज़ी से गर्म करेंगे, तेज़ी से ठंडा करेंगे तो क्या होगी, कठोर धातु प्राप्त होगी, और धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे तो नर्म मिश्र धातु प्राप्त होगी। काफ़ी ईजी है। देखिए मिश्र धातु का संगठन क्या होता है, मिश्र धातु कैसे बनती है, संगठन और उपयोग। देखिए पीतल कैसे बनता है, पीतल बनता है, कॉपर होता है 17%, जिंक होता है 30%। अगर कॉपर 17% मिला दिया जाए और 30% जिंक मिला दिया जाए तो पीतल बन जाएगा आपका। तार मशीन के पुर्जे बर्तन बनाने में, देखिए तार बनाने में किसका, कॉपर का यूज़ किया था, जैसे कि इन्वर्टर में काफ़ी तार यूज़ होता है किसका, कॉपर का। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर, कॉपर होता 50%, जेडन होता 35%, निकल होता 15%। मतलब जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। काफ़ी पूछा जाता है कि सिल्वर किस में नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। तो कॉपर होता 50%, जिंक होता 35%, निकल होता 15%, किसमें, जर्मन सिल्वर में। बर्तन बनाने में इसका यूज़ होता है, मूर्तियाँ बनाने में। ओके, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, देखिए निस्तापन काफ़ी मालूम किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। निस्तापन क्या होता है, सांद्रित अयस्कों को, मतलब सांद्रित थोड़े गाढ़े होते हैं, सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति, मतलब वायु नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, अनुपस्थिति में पिघलने से पहले तक या पूर्व तक गर्म करने पर
उसमें उपस्थित जो नमी होती है CO2 गैस होती है, एसिडो गैस होती है तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य निकल जाते हैं, उनको निकाल देते हैं क्या करके, पिघला के। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। कैसे याद रखेंगे कि सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्वतः गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स कि वॉक्साइड का निस्तापन कैसे होता है। वॉक्साइड होता है Al2O3 3H2O, ये किसका, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। का निस्तापन करने पर ये निर्जलीय Al2O3 पे प्राप्त हो जाता है। ओके, ये निस्तापन था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं और ये 7 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। या फिर मालूम करता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ये इंटर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग भी दीजिए। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। धातु की सक्रियता श्रेणी या फिर कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी के विकसित देखिए विस्थापन के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या फिर आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए इसकी सारणी काफ़ी आसान है। तो देखिए सारणी क्या है इसकी, बने रहें वीडियो में। और 7 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी मालूम किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सारणी क्या है। सक्रियता श्रेणी धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। देखिए पोटेशियम से लेके कहाँ तक, एल्यूमिनियम तक, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। जैसे कि पोटेशियम के होता पोटेशियम, N होता सोडियम, C होता कैल्शियम, Mg होता मैग्नीशियम, Al होता एल्यूमिनियम, Al क्या होता है एल्यूमिनियम, Zn होता जिंक। ये सारे के सारे क्या हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। नेक्स्ट है कि Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, लेड मतलब शीशा, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी और Ag सिल्वर चांदी। ये सारे के सारे क्या हैं, घटती अभिक्रियाशीलता के तत्व हैं। ये सबसे अधिक वाले हैं, ये घटते हुए वाले हैं। तो देखिए सबसे कम अभिक्रियाशीलता कौन दिखाता है उसको देख लें। सबसे कम दिखाएगा आपका Au गोल्ड, सोना। सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो तत्व है वह है आपका गोल्ड, सोना। ओके, अब देखिए अब इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। अनुप्रयोग काफ़ी आसान है। देखिए अनुप्रयोग क्या है। देखिए हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम व कम सक्रिय धातु कॉपर है। किससे, हाइड्रोजन से। तो अनुप्रयोग क्या है इसका, पहला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जाती है। अभिक्रियाशीलता का मतलब है किन तत्वों से कौन धातु कितना क्रियाशील, मतलब कितनी क्रिया करेगा, उसके बारे में ये दिखाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करने की क्षमता की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। ओके, उम्मीद है कि आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अब वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर नंबर 4 की बनकर आएगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।